तो आइए हम इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाले। ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंपोर्टेंट पॉइंट हो जितना है हम सब अभी लिखवाने वाले हैं आपको, जो एग्जाम में पूछता है, चाहे आप TG2 का एग्जाम दे, चाहे जेईई का एग्जाम दे। इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के अंदर आता है सब हम अभी लिखवाने वाले हैं। तो क्या ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब जो जिसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट ना हो। ट्रांसफार्मर के अंदर तो कोई रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करती है, जो वोल्टेज को बढ़ाती है अथवा घटाती है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करती है। तो पहला पॉइंट तो इसी में अभी हमको मिल गया कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंपोर्टेंट पॉइंट पहला ही है कि ट्रांसफार्मर बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए हुए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करती है, और इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पॉइंट नहीं होते हैं, नो रोटेटिंग पार्ट किसके अंदर, तो ट्रांसफार्मर के। अच्छा, इससे क्या होगा, तो इफिशियंसी हाई होगी। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इफिशियंसी हाई होता है। इफिशियंसी क्या होता है, हाई होता है। ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी हाई होता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर कि नो मैकेनिकल लॉसेस। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं है, तो मैकेनिकल लॉसेस क्या होगा, इसका एकदम नो होगा। लॉस, मैकेनिकल लॉस एकदम नहीं होगा। तो नो मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। अच्छा, मैकेनिकल लॉस मतलब ना जो रोटेटिंग पार्ट से जो लॉसेस बनते हैं उसी को हम लोग मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसके अंदर मैकेनिकल लॉसेस नहीं होती है, इसीलिए एफिशिएंसी हाई होती है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है ट्रांसफार्मर के अंदर से, तो इसके अंदर दो बाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर कितना बाइंडिंग होती है, दो बाइंडिंग होती है। जैसे अगर एक छोटा सा डायग्राम बना दें तो देखिए, इसको आप कोर समझ लीजिए। यह ट्रांसफार्मर का क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है, और इस पर बाइंडिंग की जाती है। तो इस पर बाइंडिंग कितना की जाती है, इस पर हम लोग कहते हैं कि दो बाइंडिंग की जाती है। तो वही हम अभी बोले हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितना बाइंडिंग होती है, तो दो बाइंडिंग होती है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो बाइंडिंग होती है, तो एक को प्राइमरी बाइंडिंग, एक को सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं बोला जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ दो बाइंडिंग होती है, जिसको HV बाइंडिंग और LV बाइंडिंग, मतलब हाई वोल्टेज की बाइंडिंग और लो वोल्टेज की बाइंडिंग बोला जाता है। ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग सिर्फ होती है, जो कि एक होता है HV मतलब हाई वोल्टेज बाइंडिंग, और एक होता है LV का मतलब लो वोल्टेज बाइंडिंग। तो हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी, चाहे प्राइमरी इसको भी बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं। अच्छा, हाई वोल्टेज साइड जिधर टर्न ज्यादा रहेगी वह हाई वोल्टेज होगा, और जिधर टर्न कम रहेगा वह लो वोल्टेज साइड होगा। तो ट्रांसफार्मर HV और LV दो बाइंडिंग होती है, और इसके अंदर देखिए हम अभी क्या बताएं, N2 ज्यादा होगा यदि, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक और सवाल बनता है, अगर N1 ज्यादा हो जाएगा N2 से तब इसको क्या बोलते हैं, और अगर N1 और N2 दोनों में टर्न की संख्या बराबर होगी तब क्या कहते हैं। देखिए, तीन टॉपिक आता है जो कि इससे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। तो N2 मतलब टर्न की संख्या जिधर ज्यादा होगी हाई वोल्टेज, मतलब इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। अगर लोड साइड मतलब जिधर हम लोग लोड जोड़ेंगे, एक तो सोर्स एक लोड, तो जिधर लोड जोड़ेंगे, अगर लोड साइड को हम N2 से दिखाते हैं। N2 मतलब सेकेंडरी साइड मतलब लोड साइड। तो अगर लोड साइड में टर्न की संख्या ज्यादा हो जाती है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग कहते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी में वोल्टेज कम है, टर्न कम का मतलब क्या, वोल्टेज कम। तो अगर वोल्टेज कम है सेकेंडरी साइड में, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न बराबर, मतलब क्या होगा, N1 संबंधे N2 बराबर 1 संबंधे 1 आ जाए। अगर N1 संबंधे N2 बराबर 1 संबंधे 1 आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसको क्या कहते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसको भी पूछता है कि आइसोलेटेड चाहे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कब होगा, तो जब N1 और N2 का संबंध
टर्न रेशियो जब 1:1 में आएगी तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जब N1 इज ग्रेटर देन N2 तब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, N2 इज ग्रेटर देन N1 तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है इसमें, तो अगला जो इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर हम लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा ट्रांसफार्मर का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। यह कैसे करता है तो देख लीजिए, जो ट्रांसफार्मर होगा इसको तो हम लोग कोर कहते हैं, और कोर पर क्या की जाती है, कोर पर बाइंडिंग। अच्छा, हम इमेज जब पढ़ा रहे थे तो हम इमेज में बताए थे कि जो इस पर हम लोग जो कोर बनाते हैं वो लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। क्यों लेमिनेटेड कोर बनाते हैं भैया, तो लेमिनेटेड कोर बनाने से क्या होगा, लेमिनेटेड कोर बनाने से मतलब पतला पतला कोर बनाने से क्या होगा कि एडी करंट लॉसेस कम होगी। अच्छा जी, तो इसमें एक होती है मान लीजिए लो वोल्टेज बाइंडिंग, एक होती है हाई वोल्टेज बाइंडिंग। जिधर टर्न की संख्या ज्यादा होगी वो क्या होगी, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, जिधर टर्न की संख्या कम होगी उसको लो वोल्टेज बाइंडिंग कहते हैं। जो लोड से जुड़ता है अगर उसकी वोल्टेज ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है, ठीक है जी। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर बाय द वे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सोर्स से जुड़ते हैं। सोर्स का मतलब क्या, कि इसको हम सप्लाई देते हैं, तो जब सप्लाई देंगे तो जब सप्लाई देंगे ना इस बाइंडिंग को, तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगी। यही फ्लक्स जो जनरेट होगा, यही फ्लक्स सेकेंडरी साइड पर पहुंचेगा। जितना फ्लक्स होगा सारा फ्लक्स कहाँ आएगा, सेकेंडरी साइड पर। जब और ये इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम लोड से इसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो लोड, ठीक है जी, लोड लगा हुआ है। तो जब यह बंद कॉइल है और जब फ्लक्स आकर इसको कट करेगा ना, तो इसमें एक वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूज होगा। तो इसमें इंड्यूज वोल्टेज जो होगी, जो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होती है इसको E2 कहते हैं। जो इस पर यहाँ भी एक इंड्यूज होगा, इसको E1 कहते हैं। तो जो E2 वोल्टेज इंड्यूज होगा वह इसके फ्लक्स पर निर्भर करेगा। यह जितना फ्लक्स बना रहा है और यहाँ पर जितना कट करे उसके बाद यह उत्पन्न हो रही है, तो इसी को कहते हैं ना कि इसमें इंड्यूज ईएमएफ इस पर N1 पर, N2 में इंड्यूज ईएमएफ सेकेंडरी साइड को N2 से डिनोट करते हैं। तो N2 में इंड्यूज ईएमएफ अगर N1 के फ्लक्स से निर्भर करता है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं म्यूचुअली इंडक्टेंस, या म्यूचुअली इंडक्टेंस का प्रॉब्लम होता है। फिनोमिना जो होते हैं म्यूचुअली इंडक्टेंस का, यहाँ से फ्लक्स यहाँ जाती है, कट करती है और ये बंद कॉइल होता है, तो फिर धारा बनाकर हमको लोड साइड में देता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर होती है, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन का मतलब कि यहाँ से जो सप्लाई आएगी यहीं तक रह जा रही है, सप्लाई इससे कनेक्ट नहीं होती है। यह भी सवाल पूछता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच में प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ही नहीं है, ओपन सर्किट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ओपन सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए रेजिस्टेंस मान अनंत, लेकिन इंडक्टिवली जुड़ा होता है। इंडक्टिवली मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक होता है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है और पूछता भी है। तो इसको भी हम लिख देते हैं अगला पॉइंट में। प्रिंसिपल तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करेगा, ये तो हम लिख दिए। जो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग होती है मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है, चाहे कपल्ड होती है। तो जो क्या होती है हम लोग बोल देते हैं ट्रांसफार्मर बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर देखिए TF से हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो बाइंडिंग होगी, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग होगी, यह क्या होगा, म्यूचुअली कपल्ड होगा। म्यूचुअली कपल्ड, म्यूचुअली मतलब इंडक्टेंस के थ्रू, इलेक्ट्रिकली नहीं, इंडक्टेंस के थ्रू। तो म्यूचुअली क्या होगा, कपल्ड होगा, म्यूचुअली कपल्ड होगा। म्यूचुअली चाहे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओनली इंडक्टिव कनेक्शन, चाहे कपल्ड इंडक्टिव। तो इसको यह भी हम लिख देते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर एक आता है जिसमें एक ही बाइंडिंग होती है और उसी में प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग वेरिएबल वोल्टेज की तरह उसको हम यूज में भी लाते हैं, तो वह इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है। जबकि को पावर ट्रांसफार्मर चाहे कोर ट्रांसफार्मर जो है, यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर, पावर जो ट्रांसफार्मर होता है, यह कैसे होता है कनेक्टेड पावर ट्रांसफार्मर, तो यह होता है ओनली इंडक्टिवली कनेक्टेड चाहे कपल्ड। तो ओनली इंडक्टिवली, ओनली इंडक्टिवली कपल्ड होता है। इंडक्टिवली मतलब इंडक्टिव से, मैग्नेटिक फ्लक्स से कपल्ड होता है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होता है। अब आते हैं आगे हम फेजर डायग्राम के बारे में। जो फेजर डायग्राम होता है